हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समरेश और आज के इस थिंकिंग माइंड प्रो के नए वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढें। हाँ, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो मल्टी बैगर स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को पीटर लिंच, जो कि इतिहास के सबसे महान फंड मैनेजर में से उनको गिना जाता है, ये कॉन्सेप्ट उनके द्वारा ही लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। जिसका मतलब है जो स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है और वो स्टॉक का प्राइस अगर डबल, ट्रिपल या 10 टाइम्स बढ़ जाता है, उसे मल्टीबैगर स्टॉक्स कहा जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, वही पीटर लिंच के द्वारा उनका जो फिलोसॉफी है इन्वेस्टमेंट का, उसको स्टडी करेंगे और वो कैसे स्टॉक्स सिलेक्शन करते हैं, उनका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, वही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं पीटर लिंच मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे मैंने कहा, वो इतिहास के एक महान फंड मैनेजर में से एक हैं, जो कि फिडेलिटी मैगलन फंड कंपनी में काम करते थे और उनके द्वारा ही ये मल्टीबैगर स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया गया था। तो हम लोग देखते हैं क्यों हम लोग पीटर लिंच, ऐसे लिखा है 5 की रीजंस व्हाई हिज स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आर इम्पोर्टेंट। उनका जो स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है पीटर लिंच का, वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है नंबर 1, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब उनका जो, यहाँ देखिए, पीटर लिंच मैनेज्ड द मैगलन फंड एट फिडेलिटी डिलीवरिंग एन एवरेज रिटर्न ऑफ 29.2% एनुअली। मतलब साल में उनका जो रिटर्न था वो 29% था और वो कंसिस्टेंटली 1977 से 1990 तक उन्होंने वो रिटर्न दिया है। तो इट इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट, कंसिस्टेंसी रिटर्न वो दिए हैं। तो ये एक रीज़न है क्यों हम लोग उनको स्टडी करें। दूसरा चीज़ है उनका एक कॉन्सेप्ट है फोकस ऑन व्हाट यू नो। उनका कहना था कि जो चीज़ आप समझते हो, जो कंपनी को आप समझते हो, जो उसी में आप इन्वेस्ट करो। तो इस तरह क्या होता है ना, आपका रिस्क कम रहता है और कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक में आप जा नहीं पाओगे। तो ये दूसरा उनका एक फिलोसॉफी है। तीसरा जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। उनका ये कहना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा वो स्टॉक को होल्ड करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो जो लोग इम्पेशेंस होते हैं, उन वो क्या होता है ना, वो हड़बड़ा जाते हैं और उसी हड़बड़ाहट में वो लोग लॉस सेल कर देते हैं, होल्ड कर नहीं पाते हैं। तो उनका कहना था कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के आप चलोगे तो ये जो हड़बड़ाहट आपके अंदर में नहीं होगा। ये उनका एक थर्ड फिलोसॉफी। चौथा है कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल्स। कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है, मतलब ये कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनका कंपनी कितने डेट में है, तो वो फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करते थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हिज क्राइटेरिया रूटेड टू रियल बिजनेस परफॉर्मेंस, अर्निंग ग्रोथ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेथ लेवल रेशियो। तो ये सारे जो कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हुआ, आपका वैल्यूएशन रेशियोज़ हुआ, लिवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तो ये सारे चीज़ क्या होता है ना, कंपनी का फंडामेंटल्स होता है। तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स को ज़्यादा समझने के ऊपर ध्यान देते थे। और उनका पांचवा पॉइंट था हेल्प अवॉइड हाइप। मतलब आज के इस दौर में जब फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब लोग बोल रहे हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, और हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग वो मिस कर जाएंगे। तो उनका कहना था कि ये सारी चीज़ों में मत मतलब इन्वॉल्व होना है, लेकिन किस में इन्वॉल्व होना है ना, खुद का रिसर्च करना है। तो ये उनका फिलॉसफी था। और
अगर आप सीरियस हैं कि आप एक अच्छा मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो ये 5 चीज़ उनका फ़िलॉसफ़ी था और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग डिटेल में जाते हैं कि उनका फ़िलॉसफ़ी क्या था इन्वेस्टमेंट को लेके, कैसे वो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हाँ, उससे पहले ये सारे जो बुक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स रिटन बाय पीटर लिंच, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये बहुत एक अच्छा बुक है। मतलब एवरेज इन्वेस्टर्स कैसे एक प्रोफेशनल को भी बीट कर सकते हैं अगर वो बेसिक्स स्टडी करते हैं। बीटिंग द स्ट्रीट, उनका इस बुक में बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ को उन्होंने शेयर किया है। और लर्न टू अर्न, ये एक फाउंडेशन है बेसिक फ्रॉम द बिगिनर्स के लिए, बहुत अच्छा बुक है जो कि इन्वेस्टमेंट को जानना चाहते हैं। ये 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सारे बुक को लेकर मतलब उनका जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसी को हम लोग रिसर्च करके एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे मैंने कहा, उनका एक फिलोसफी था, नंबर 1 स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो पीटर लिंच का है वो है अंडरस्टैंड द बिजनेस, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। जो आपको समझ में आता है उसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। आइडिया क्या है? इन्वेस्ट इन कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यू अंडरस्टैंड, और आप समझ रहे हो और उसको यूज़ भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो उस तरह का स्टॉक बहुत अच्छा होता है। ओके, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। ओके, और इसमें कुछ फाइनेंशियल रेशियोज नहीं होता है। तो ये उनका बेसिक प्रिंसिपल है कि स्टॉक को, जो स्टॉक आपके समझ में आता है उसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। ओके, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को उस तरह का कंपनी चूज करना है जिसमें कि ग्रोथ पोटेंशियल है। तो दो टाइप के कैटेगरी को वो फोकस करते हैं, कंपनीज की कैटेगरी को। एक होता है फर्स्ट ग्रोअर कंपनीज। फर्स्ट ग्रोअर कंपनीज क्या होता है ना, जो कंपनी छोटा कंपनी होता है, ठीक है, लेकिन उनका जो एवरेज अर्निंग पर ईयर वो 20 से 25% होता है। तो वो उनका कहना है कि ये सारे कंपनीज फास्ट ग्रोअर कंपनीज है। छोटा कंपनी है, उनका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, 10,000 करोड़ करोड़ के अंदर होना चाहिए या उससे भी कम होने से भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये अपने इंडस्ट्री में भी इतने उनका जो इंडस्ट्री है इतना बड़ा नहीं है, फिर भी वो उनकी इंडस्ट्री में मतलब ये छोटा कंपनी है लेकिन सालाना 20 से 25% उनका ग्रोथ अर्निंग होता है। तो ये सारे कंपनीज पीटर लिंच के बहुत फेवरेट होते थे, जो कि 10 गुना से 40 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, और उनका एक ये भी है, वो बोल रहे हैं कि अवॉइड फास्ट ग्रोअर कंपनीज ग्रोइंग फास्टर देन 30%। 20 से 25% इंप्रूव होने से अच्छा है, लेकिन अगर 30% से ज़्यादा उसका ग्रोथ हो रहा है तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो सस्टेन कर नहीं पाता है वो उनका कंपनी। तो एक कैटेगरी कंपनी हम लोग फोकस करेंगे, वो क्या होता है उनके हिसाब से, फर्स्ट ग्रोअर कंपनीज, उनको वो बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कंपनी है टर्न अराउंड कंपनीज। टर्न अराउंड कंपनीज क्या होता है? मतलब जो कंपनी पास्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, लेकिन वो कंपनी का उतना अच्छा फंडामेंटल्स भी नहीं था, वो लोग डेट में थे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन अभी वो कंपनी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना, रिकवर कर रहे हैं उनके जो पुअर परफॉर्मेंस से। और हम लोग किस तरह कंपनी ढूंढें ना, देखिए पहला चीज़ है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, टर्न अराउंड कंपनीज आर दोज कंपनीज रिकवरिंग फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई कंपनीज रिकवरिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस लाइक लो EPS, लॉसेस, मिसमैनेजमेंट, डेट। तो ये सारा जो कंपनी है धीरे धीरे उनका फंडामेंटल्स ठीक हो रहा है कंपनी का, और मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है उनका, कंपनी में जो भी डेट्स थे वो कम हो रहा है या ख़त्म हो गया है, अर्निंग पर शेयर उनका ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे। प्रॉफिट इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन उनका कहना है कि और एक टर्न अराउंड कंपनी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होता है। और
अगर कंपनी अपने से कुछ करके वो ग्रोथ कर रहा है तो वो एक अच्छा कंपनी है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कंसिडर करना ये ध्यान में रखना है, जब हम लोग कोई भी टर्न अराउंड कंपनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, देखना है कि मान लीजिए कि उनका जो सेगमेंट या निफ्टी मान लीजिए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कि इसीलिए मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ये भी ट्रेंड कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सीधा लिखा है देखिए, दिस कैन yield multi-bagger if they rebound with low correlation to the market trend because their performance is driven by company specific factor rather than market indices। मतलब अभी मार्केट ट्रेंड में चल रहा है इसीलिए वो लोग ट्रेंड में चल रहे, नहीं नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका खुद का कुछ फैक्टर्स वो लोग अच्छा अभी कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सो उनका जो सेकंड क्राइटेरिया स्टॉक सिलेक्शन का, मल्टीबैगर स्टॉक का, वो है ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। तो जैसे मैंने देखा, दो कैटेगरीज होते हैं कंपनी के, फास्ट ग्रोअर कंपनीज और दूसरा है टर्न अराउंड कंपनीज। तो ये दो कंपनीज कैटेगरी को हम लोग टारगेट करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, ओके। सो थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है उनका, रीजनेबल वैल्यूएशन, बाय ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब उनका कहना है कि जो कंपनी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। आइडिया क्या है, ए ग्रेट कंपनी कैन बी बैड इन्वेस्टमेंट इफ बॉट टू एक्सपेंसिव। एक अच्छा कंपनी को भी अगर आप ला रहे हो अपने पोर्टफोलियो में लेकिन बहुत एक्सपेंसिव खरीद रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। तो उनका कहना था कि हम लोग एक अच्छा कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए उनका हमेशा एक फोकस था, क्या ना, PEG रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, ओके। पी रेशियो अगर कोई भी कंपनी का, प्राइस अर्निंग मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, PEG रेशियो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ये वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, लेकिन ओडिया लैंग्वेज में। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो 1000 लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इसका मैं डिटेल हिंदी में एक वीडियो बना दूंगा। तो ये जो PEG रेशियो क्या होता है ना, मतलब एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितना मतलब चीप है कि एक्सपेंसिव है, ये जानने के लिए हमको ये हेल्प करता है। और इसमें एक अच्छा बात क्या होता है ना, ये हमको खाली उसका करंट प्राइस, अभी एक स्टॉक का प्राइस कितना है उसके बेसिस में हम लोग को वो वैल्यू नहीं देता है। PEG रेशियो क्या करता है ना, मतलब कंपनी का करंट प्राइस प्लस फ्यूचर हाउ फास्ट दिस कंपनीज अर्निंग ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, मतलब कितना जल्दी इस कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, अर्निंग ग्रोथ, उसके बेसिस में ये PEG रेशियो निकलता है। तो उसका जो फॉर्मूला भी देखिए, P रेशियो बाय EPS, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट, डिवाइड बाय किया जाता है। और एक अच्छा जो वैल्यू होता है PEG रेशियो का, लेस देन 1। अगर एक कंपनी का PEG रेशियो लेस देन 1 होता है, उसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, एक अच्छा स्टॉक है लेकिन अंडर वैल्यूड है। तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए लिखा है क्या, ए PEG रेशियो लेस देन 1 इज एन आइडल डील, ए लो PEG विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीबैगर, ओके। PEG रेशियो आइडल वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1। P रेशियो और उस कंपनी का P रेशियो इंडस्ट्री के P रेशियो से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मा कंपनी का जो P रेशियो, कम फार्मा इंडस्ट्री का जो P रेशियो होता है अभी मार्केट में, तो एक फार्मा कंपनी जो हम लोग सोच रहे हैं कि उसका PEG रेशियो क्या है ना, कम है, लेस देन 1, तो हम लोग को नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि उसका P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, ये भी मैंने वीडियो बनाया है। P रेशियो मतलब हाउ मच द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे राइट नाउ, ओके, स्टॉक प्राइस में, टू मेक 1 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो।
तो उसका जो पी रेशियो इंडस्ट्री की पी रेशियो से कम होना चाहिए। ओके, उसी तरह प्राइस टू सेल्स रेशियो उसका भी लेस देन 2 होना चाहिए। तो ये सारे रेशियोज़ अगर आपको हिंदी में चाहिए, मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको 1000 लाइक्स और कमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि इनका जो थर्ड क्राइटेरिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पीईजी रेशियो है। पीईजी रेशियो शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि एक स्टॉक को जो अच्छा है और उसको हम लोग एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं तो अच्छा नहीं है। लेकिन पीजी रेशियो लेस देन 1 होने से क्या होता है, स्टॉक अच्छा है लेकिन उसका प्राइस बहुत कम है अभी, सो दैट अभी हम लोग उसको ले सकते हैं और उसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है। ओके, सो फोर्थ क्राइटेरिया में चलते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए बीच बीच में काशी आ रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज कीजिए। जो फोर्थ क्राइटेरिया है उनका था स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। एक कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ होना चाहिए, फोकस ऑन फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज। तो हम लोग को कैसे मालूम चला है कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है? मतलब हेल्दी मतलब इसका जो डेट इक्विटी रेशियो, डी रेशियो, जिसको हम लोग लिवरेज रेशियो भी बोलते हैं, वो कम होना चाहिए। मतलब कंपनी ज़्यादा डेट में ना हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखना पड़ता है। फिर पॉजिटिव एंड ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी का जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो सारा चीज़ देने के बाद भी उनके पास कुछ कैश अवेलेबल रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? जैसे मैंने बोला, इक्विटी का मतलब जो भी शेयर खरीद के जो पैसा हम लोग को देते हैं, जो कंपनी अपने शेयर को बेच के जो पैसा लाता है, तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करके वो कितना रिटर्न कमा रहा है। तो अगर हाई रिटर्न कमा रहा है, मतलब ज़्यादा 15 से 30% तक, 15% से ज़्यादा होने से वो बहुत अच्छा होता है। मतलब देखिए, एक कंपनी का कैपिटल कैसे बनता है, ये ध्यान रखिए। कंपनी का कैपिटल इक्विटी से बनता है। इक्विटी मतलब उसका जो शेयर को मार्केट में डाल के उसमें से जो पैसा उसको मिलता है वो होता है, प्लस डेट जो बोरो करके बैंक से लाता है। तो ये दो मतलब मिला के कैपिटल बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, शेयर होल्डर्स के पैसे को लगा के, खाली डेट के नहीं, मतलब जो मनी वो बोरो किया है उसको नहीं, ओनली आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे को लगा के अगर वो हाई रिटर्न ला रहा है तो कंपनी का एक अच्छा हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है। कंपनी में ज़्यादा लोन नहीं है, मतलब डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, बोरो ज़्यादा नहीं किया है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद भी, हर खर्च के बाद भी कैश अवेलेबल है कंपनी के पास। तो एक अच्छा हेल्थ, एक कंपनी स्टेबल स्टेट में है, ये हम लोग जान सकते हैं। तो आइडल वैल्यू क्या होता है उसका ना, देखना पड़ता है कि डी रेशियो जो होता है लेस देन 1 होना चाहिए। प्रिफरेबली अगर 0.5 होता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे मैंने बोला, मिनिमम 15% से ज़्यादा होना चाहिए, उसको 30% तक रख सकते हो आप। करंट रेशियो भी ये एक लिक्विडिटी रेशियो होता है, जो कि आपको बताता है कि कंपनी अपना, मतलब कंपनी के पास इतना पैसा है, वो हर, मतलब जो उसका जो शॉर्ट ऑब्लिगेशंस होता है, मतलब जो कि 1 साल के अंदर जो बिल्स पे करना है उसको, या उसको कुछ लोन रिपेमेंट करना है, वो सारा चीज़ वो अपने पास जितना भी कैश है, बैंक बैलेंस है, जो भी एसेट्स है, वो सारे चीज़ को अगर वो बेच के भी दे सकता है, या उसके पास कैश है तो वो कैश दे सकता है। तो करंट रेशियो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये एक अच्छा
स्टेट माना जाता है। और कैश फ्लो जैसे मैंने बोला फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव एंड ग्रोइंग होना चाहिए। तो फोर्थ क्राइटेरिया जो पीटर लिंच का था वो है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये सारे जो पैरामीटर रेशियोज हैं इसको अगर हम देखें एक कंपनी का तो जान पाएंगे कि इसका फाइनेंशियली वो स्टेबल है अभी। तो उनका नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक मोट। ये सिंपल भाषा में आपको बोलूं कि इकोनॉमिक मोट एक ऐसा चीज़ होता है कि जो एक कंपनी को सबसे अलग बनाता है, मतलब उसके तरह और दूसरा कंपनी हो नहीं सकता, या अगर कोई भी उसके जो मॉडल को कॉपी करना चाहे वो इतना आसान भी नहीं है। तो एक यूनिक सेलिंग मतलब होता है ना एक कंपनी का, उसी को यूनिक मोड बोलते हैं। तो वो पीटर लिंच का कहना था कि आपको ऐसा कुछ कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा जो कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। तो यहाँ पे उसका definition देखिए, a competitive advantage also called as economic moat is something special a company has that makes it hard for others to beat. Peter Lynch liked companies with long lasting advantage, companies with pricing power, brand loyalty और unique technology, वही कंपनीज होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूँ आपके लिए। प्राइसिंग पावर क्या होता है देखिए, द कंपनी कैन इंक्रीज प्राइस विदाउट लूजिंग कस्टमर। मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, अगर जो कंपनी से और वो प्राइस बढ़ा देता है तो आप अगर उसको नहीं खरीदते हो तो वो कस्टमर लूज़ करता है। लेकिन कुछ कंपनीज है जिसका प्राइस भी बढ़ता है लेकिन आप अगर वो चाहिए आप उसी कंपनी से ही लोगे। इसी को बोलते हैं कि उनके पास प्राइसिंग पावर है। दैट मीन्स यू ट्रस्ट दैट कंपनीज। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एप्पल कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर आईफोन्स एंड पीपल विल स्टिल बाय देम। कोका-कोला कैन रेज प्राइस अ लिटिल एंड स्टिल हैव लॉयल कस्टमर। वो प्राइस बढ़ाए या जो भी करे आप उससे ही खरीदोगे। ठीक है, ये बहुत मोस्ट पावरफुल, उनके पास प्राइसिंग पावर है, जो चाहे वो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ब्रांड लॉयल्टी। इसका मीनिंग क्या है, कस्टमर ट्रस्ट द ब्रांड एंड कीप बाइंग इट इवन सिमिलर प्रोडक्ट्स आर चीपर। मतलब सस्ते में भी अगर आपको जो आप चीज़ खरीदना चाहते हो मिल जाता है लेकिन आप खरीदते नहीं, आप क्या करोगे ना उसी ब्रांड से, क्योंकि ये ब्रांड है तो महंगा देकर भी आप खरीद सकते हो। तो ये ब्रांड लॉयल्टी है। जैसे कि एग्जांपल है, नाइकी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अमूल इंडिया में अमूल हैज़ अ कस्टमर ट्रस्ट इन डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आप चीप प्रोडक्ट भी मिले लेकिन अमूल हम लोग, या जूते में आप कोई भी सस्ता जूता मिल सकता है लेकिन आप नाइकी को प्रीफर करोगे क्योंकि उसका एक ब्रांड है। तो इकोनॉमिक मोड के अंदर ये जाता है। थर्ड क्या है, यूनिक टेक्नोलॉजी। मतलब द कंपनी ओन स्पेशल टेक्नोलॉजी और पैटेंट दैट नो वन एल्स हैज़। एग्जाम्पल, गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम। आज भी गूगल मतलब सबसे टॉप पे है सर्च इंजन के मामले में। क्यों? क्योंकि उसका जो टेक्नोलॉजी और कोई बना ही नहीं सकता अभी इतना। टेस्ला बैटरी एंड सेल्फ ड्राइविंग टेक इज यूनिक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। तो ये सारे चीज़ कहने का मतलब है कि एक कंपनी जो हम लोग, उनका जो फिफ्थ क्राइटेरिया है उसमें हम लोग एक ऐसा कंपनी को ढूंढेंगे, स्टडी करेंगे वो क्या प्रोडक्ट्स देता है। डज इट हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इफ इट हैज़ तो वो एक अच्छा कंपनी है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी उनका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है ना, इनसाइडर बाइंग। इनसाइडर बाइंग क्या होता है? देखिए, जो लोग कंपनी शुरू करते हैं ना, जब उनका कंपनी पब्लिक हो जाता है, पब्लिक लिमिटेड या शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है, तो जो लोग शुरू करते हैं उन लोगों को ना मतलब प्रमोटर्स बोला जाता है। प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं ना, वो लोग भी शेयर खरीदते हैं। आप लोग भी उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, आप भी वो कंपनी में शेयर खरीदते हो, प्रमोटर्स भी शेयर खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंपनी जिसमें कि प्रमोटर्स का शेयर अगर वो ज़्यादा खरीद रहे हैं, 50% से ज़्यादा है, वो एक अच्छा साइन है। क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं उनके कंपनी के ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि ये कंपनी बढ़ेगा,
तो मेरा शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग ज़्यादा शेयर खरीदेंगे हमारे लिए, तो वो लोगों का भी पर्सनली ग्रोथ रहेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रमोटर्स होल्डिंग क्या ज़्यादा बढ़ रहा है, वो देखना है। इज़ इट मोर देन 50%? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपका क्या होगा ना, यू विल हैव ट्रस्ट, मतलब आपका एक ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा कि खुद वो लोग इन्वेस्टर, जो लोग प्रमोटर्स हैं, वो लोग कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। ओके, तो यही चीज़ लिखा है, प्रमोटर्स होल्डिंग ग्रेटर देन 50%, हाई इनसाइडर ओनरशिप, मतलब ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन, ट्रैक ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू एसेट्स। एनीवे, मतलब उनका मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहा है कि ROCE। बट एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रमोटर्स का जो होल्डिंग, इट शुड बी ग्रेटर देन 50%, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, दूसरा चीज़ है कि देखना पड़ेगा कि प्लेज परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए कि कुछ शेयर को वो लोग गिरवी रख के कुछ पैसा लिए हैं प्रमोटर्स, वो कम है या इक्वल टू ज़ीरो है। इक्वल टू ज़ीरो होने से बहुत अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है ना, देखिए यहाँ लिखा है, प्लेज परसेंटेज रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ प्रमोटर शेयर्स इन ए कंपनी दैट हैज़ बीन प्लेस्ड एज कोलेटरल टू बोरो मनी, यूजुअली फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मतलब प्रमोटर्स अपना जो शेयर को रख के पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, ये ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो है तो बहुत अच्छा है, सेफ़ है। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं इनसाइडर बाइंग। इनसाइडर बाइंग के बारे में, प्रमोटर्स होल्डिंग का परसेंट कितना होता है, प्लेज परसेंटेज कितना होता है, ये सारा चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हमारा एक कंपनी, उस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे क्या ना, इनसाइडर बाइंग में देखिए FII होल्डिंग। FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, जैसे कि फॉरेन कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड्स जो सारे होते हैं, उनका जो भी मतलब होल्डिंग होता है शेयर होल्डिंग का, इट शुड बी लेस देन 25%। 25% से कम होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। ओके, when promoter holdings is less than 25%, it means foreign investors own less than 25% of company's share. ठीक है, low FII holding can mean the stock is not yet on the radar of foreign investors, or FIIs may have exited due to concern. It's a small mid-cap stock with less global visibility. तो मेन फोकस होना चाहिए कि FII होल्डिंग लेस देन 25% होना चाहिए। फिर DII होल्डिंग्स क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, अगर उनका भी इन्वेस्टमेंट मतलब वो लोग भी शेयर लिए हैं, ये कितना होना चाहिए? लेस देन 10% होना चाहिए। हाई DI होल्डिंग शोज डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस, ग्रेटर देन 10% होना चाहिए। DII होल्डिंग्स ग्रेटर देन, अगर इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक, ये सारा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो ये भी हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि दिस बिग इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल्सो ट्रस्टिंग दिस स्टॉक, दिस कंपनी। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई इट्स अ गुड स्टॉक। ओके, आइडल वैल्यू क्या आता है? इनसाइडर ओनरशिप क्या होना चाहिए? 40%, जो प्रमोटर के बारे में बोल रहा था, प्रमोटर्स 40% से ज़्यादा। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बारे में और एक बार बोल देता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला, एक कैपिटल किससे बनता है? इक्विटी से बनता है, और बोरोड मनी से, डेट से बनता है। इक्विटी क्या होता है? नहीं, कंपनी में कैपिटल कैसे आता है? जो शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है, उस वहाँ से पैसा आता है, और कहाँ से आता है? जो बैंक से बोरो करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो दोनों को मिला के क्या होता है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये टोटल कैपिटल को जो मिला के इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर जो रिटर्न आता है, ओके, प्रॉफिट आता है, वो
15% से ज़्यादा होना चाहिए, 15 से 30% तक होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन 15%, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो लेस देन 40%, तो अगर वो डिविडेंड भी देता है तो 40% से लेस होना चाहिए फॉर ग्रोइंग कंपनीज। DII होल्डिंग ग्रेटर देन 10, FII होल्डिंग लेस देन 25%। तो इनसाइडर बाइंग में ओनरशिप और मैनेजमेंट क्वालिटी, इस आइडल वैल्यू को हम लोग लेके जान सकते हैं। ओके, नाउ 7th क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच फॉर इवेंट्स। एक कंपनी का इवेंट्स को आपको वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी जैसे कि कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है क्या, ज्योग्राफिक और मार्केट एक्सपेंशन उनका हो रहा है क्या डिफरेंट लोकेशन में, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो भी लोन लेते फिर लोन ले रहे हैं कि मतलब ये सारा चीज़ को देखना पड़ेगा। ओके, सेक्टर टर्लवेंट्स, ये सारे चीज़ों को, कंपनी का एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो हम लोग फोकस करेंगे जो पॉजिटिव लाइन जो आपको ज़्यादा लगे अगर उस कंपनी में है, देन इट्स अ गुड कंपनी। ये एक 7th क्राइटेरिया होता है। ओके, टर्न अराउंड साइंस, जैसे हम लोग का 2 कैटेगरी होता है, एक फास्ट ग्रोअर कंपनीज और एक होता है टर्न अराउंड कंपनीज। तो उसमें प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है क्या, डेट रिड्यूस हो रहा है क्या, सेल्स में राइज हो रहा है क्या, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो वॉच फॉर इवेंट्स इज द 7th क्राइटेरिया। 8th क्राइटेरिया क्या, ओवर हाइप्ड स्टॉक, मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक, बहुत हॉट स्टॉक जो बोलते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर जैसे कि अवॉइड ग्लैमर स्टॉक विथ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस। वार्निंग सेंस क्या क्या, जैसे पी रेशियो मच हायर देन पीर्स, मतलब इंडस्ट्री के पी रेशियो से अगर उस कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, अच्छी बात नहीं है। PEG रेशियो ग्रेटर देन 2, बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि PEG रेशियो जो कि पीटर लिंच का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनका कहना था क्या, लेस देन 1 होना चाहिए तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये बोल रहा है अगर ग्रेटर देन 2 है, इट्स नॉट गुड। प्राइस राइज विदाउट अर्निंग ग्रोथ, अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन उनका प्रॉफिट, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट कुछ ज़्यादा अर्न नहीं हो रहा है, तो अच्छा नहीं है। रिमेंबर द हॉटेस्ट स्टॉक इन द हॉटेस्ट सेक्टर इज ऑफन द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने, एक सेक्टर में, एक इंडस्ट्री में सबसे जो बेस्ट है उस स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये पीटर लिंच का कहना है। सो दिस इज द 8 क्राइटेरिया। ओके, 9th क्राइटेरिया है हिडन एसेट्स को आइडेंटिफाई करना। सम स्टॉक्स हाइड रियल वैल्यू इन एसेट्स, तो ये मतलब कुछ कंपनीज का हम लोग देखें कि उनका हिडन एसेट्स क्या क्या है। जैसे कि सम कंपनीज ओन अंडर वैल्यूड एसेट्स लाइक लैंड, ब्रांड इक्विटी और पैटेंट्स। तो ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि उनके पास एसेट्स, कुछ ऐसे एसेट्स हैं उनका वैल्यू बहुत है। ठीक है, और उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, एक कंपनी का जो वैल्यूएशन, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है PB रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि PB रेशियो मतलब एक कंपनी को एक शेयर वैल्यू, वेदर इट इज़ ओवर एस्टिमेटेड, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यू, ये हमको जानने के लिए देता है, बेस्ड नॉट ऑन, मतलब उसका प्राइस कितना है अभी उससे, मतलब नॉट बेस्ड ऑन दैट, बट बेस्ड ऑन द एसेट्स इट हैज़, मतलब उसके पास जो भी संपत्ति वगैरह है। मान लीजिए कि अगर आज कंपनी को अगर हम लोग बेच दें, कंपनी कुछ मतलब बेच के जितना ही पैसा आएगा, तो वो सारे पैसे को लेके, वो उसका पावर कितना है, वो सारे पैसे को लेके वो इन्वेस्टर्स, मतलब उसका जो भी लोन्स है, डेट्स है, वो सारा चीज़ को वो दे सकता है, और जो भी एक अदर एक्सपेंसेस है वो देने के बाद जो भी बाकी रहा, वो बाकी पैसों को वो शेयर होल्डर के पास बांट सकता है। उसके बेसिस में ये PB रेशियो निकलता है, समझ में आया ना, प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये
लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। लुक फॉर, देखिए यहाँ पे लिखा है चेक द बुक वैल्यू पर शेयर और पीबी रेशियो, ये 2 चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है उड़िया में। अगर आपको इसमें भी मतलब फंडामेंटल रेशियोज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा हिंदी में, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे भी मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए। तो रिमेंबर चेक नोट्स ऑल्सो, एनुअल रिपोर्ट्स फॉर बैलेंस शीट, एसेट्स। तो हिडन एसेट्स को हम लोग जान पाएंगे ये पैरामीटर्स में से, ठीक है, बैलेंस शीट में देख सकते हैं। और पीबी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म होल्डिंग। ये बहुत ही उनका फाइनल जो फिलॉसफी है कि अगर आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा कि मल्टी बैगर स्टॉक टेक्स ईयर्स टू डिलीवर, सो बी पेशेंट, मल्टी बैगर्स ग्रोज विथ टाइम, ओके। और लिंक सजेस्ट करते हैं क्या, होल्डिंग 3 to 5 ईयर्स और मोर, होल्डिंग 3 to 5 ईयर्स, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह क्या होगा ना, और डोंट पैनिक ऑन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, अगर मार्केट का प्राइस बढ़ता है करता है, अगर एक अच्छा स्टॉक है तो वो डेफिनेटली इट विल ग्रो, ओके। सो उनका एक 5 लाइन है, द की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक इज नॉट टू गेट स्केयर्ड आउट ऑफ देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीटर लिंच का एक स्टेटमेंट है कि स्टॉक में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको डरना नहीं है स्टॉक से। सो दिस इज ऑल अबाउट पीटर लिंच का जो फिलॉसफी है, कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छा, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और आप पीटर लिंच का जो बुक्स मैंने सजेस्ट किया है, ये 3 बुक आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है। और होपफुली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया हो, कुछ आइडिया दिया होगा कि अगर आप कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर पाओगे। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको यही पीटर लिंच के जो क्राइटेरिया को लेके कुछ स्क्रीनर साइट को हम लोग यूज़ करके हम लोग कुछ स्टॉक को भी उनका जो फॉर्मूला है यूज़ करके लिस्ट करेंगे, ओके। तो आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियो में आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू।